अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एंग्लो सैक्सन्स को स्टडी किया, उनका बैकग्राउंड, उनके इम्पोर्टेंट राइटर्स, उस एज के इम्पोर्टेंट जो लिटरेरी ट्रेंड्स थे उन सबको डिटेल से एड्रेस किया। और आज हम इस वीडियो के अंदर एंग्लो नॉर्मन्स को डिस्कस करेंगे। आप इसे मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कह सकते हैं। बेसिकली एंग्लो नॉर्मन्स एज, इनका टाइम पीरियड है 1066 टू 1500, जिसे फर्दर आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 1066 टू 1340 इसे आप कह सकते हैं अर्ली मिडिल एजेस, यानी कि जो चौसर से पहले का टाइम पीरियड है। चौसर आपको पता है कि इस सेंचुरी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो 1340 से लेके 1400 तक इसे हम कंसीडर करते हैं एज ऑफ चौसर, और नेक्स्ट 1400 टू 1500 कंसीडर किया जाता है डार्क एजेस। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस एज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इस एज के जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, मेजर वर्क्स, उनके मेन लिटरेरी ट्रेंड्स क्या थे उस एज में, लिटरेचर का स्टाइल क्या था, उस एज की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इस एज में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। टॉपिक की तरफ मूव ऑन करने से पहले मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि अगर आपको लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स से कोई भी बुक, कोई भी आर्टिकल या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई कंटेंट चाहिए हो, लाइक किसी ड्रामा नॉवल से रिलेटेड कंटेंट चाहिए हो, लाइक समरीज, क्वेश्चन आंसर्स या पास्ट पेपर्स वगैरह चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट्स में या मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा। मैं आपके साथ फाइल्स का लिंक शेयर कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मन्स हैं ये फ्रांस के एक एरिया में रहते थे, नॉर्मैंडी में। जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, तो यहाँ से नॉर्मैंडी से इन्होंने मूव किया एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स की तरफ, मींस इंग्लैंड की तरफ। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको फॉल ऑफ एंग्लो सैक्सन्स में बताया था कि हैरल्ड गुडविंसन, जिसे आप हैरल्ड सेकंड भी कह सकते हैं, लास्ट किंग था एंग्लो सैक्सन्स का, इसकी और विलियम द कन्करर जो कि ड्यूक था नॉर्मैंडी का, नॉर्मन्स का, इनके दरमियान एक बैटल हुई थी जिसे बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के नेम से जाना जाता है। उसमें हैरल्ड की डेथ हो गई थी और विलियम द कन्करर ने इंग्लैंड को कंक्वेस्ट कर लिया था। तो अब बात आती है कि नॉर्मन्स कौन थे। ये एक्चुअली बारबेरियन पायरेट्स थे, मीन्स के ये समंदली लुटेरे थे। इन्होंने इससे पहले भी बहुत सी जगहों को कंक्वेस्ट किया था, बहुत से इलाकों से ये होकर आए थे। ये लोग बड़े ब्रेव थे, वाइल्ड थे, करेजियस किस्म के लोग थे, एडवेंचरर थे। इन्होंने इंग्लैंड को कॉन्कर किया और फ्रेंच लैंग्वेज, इनकी लैंग्वेज क्या थी? फ्रेंच। तो अब जब यहाँ पर ये लोग आए, ये लोग डोमिनेट थे, तो इनकी जो लैंग्वेज थी ज़ाहिर है वो भी डोमिनेट थी, तो इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया। अब ये लोग वहाँ पर जब आए तो काफ़ी सालों तक वहाँ पर फ्रेंच बोली जाने लगी। अब वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वो तो ओल्ड इंग्लिश बोलते थे और इनकी लैंग्वेज थी फ्रेंच। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जब ये लोग वहाँ सालों तक रहते रहे तो इन दोनों लैंग्वेज का ना मिक्सअप हो गया। ये दोनों लैंग्वेजेस आपस में मर्ज हो गई, फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश, और इन दोनों के मर्ज होने से एज अ कंसिक्वेंस एक न्यू लैंग्वेज सामने आई जिसे हम मिडिल इंग्लिश कहते हैं। अब जो फ्रेंच राइटर्स थे या जो फ्रेंच पोइट्स थे जो नॉर्मैंडी से वहाँ गए थे, वो तो अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखते थे। मींस जो वहाँ पर कुछ टाइम पीरियड, तकरीबन 1 सेंचुरी तो इंग्लिश पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंग्लिश में काम स्टार्ट हुआ तो जो इंग्लिश राइटर्स थे उन्होंने फ्रेंच मॉडल्स को ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया। मींस कि जो फ्रेंच लिटरेचर था उसी को वो ट्रांसलेट कर देते थे इंग्लिश में। तो इस तरह से एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड के अंदर दोबारा से इंग्लिश लिटरेचर पे काम स्टार्ट हुआ। अब उस टाइम पीरियड में जो पोइट्री लिखी जा रही थी उसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज थी। उसमें सबसे फर्स्ट पे थी द रोमांसिस। अब इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर वो लोग फ्रेंच टेल्स को, जो इंग्लिश राइटर्स हैं वो फ्रेंच टेल्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। ये टेल्स बेसिकली किसकी थी? नोबल्स की, नाइट्स की। बड़ी पैट्रियटिक किस्म की ये टेल्स होती थी। वो वहाँ कर जो किंग थे, जो नाइट्स थे, जो नोबल्स थे, उनको ना अप्रिशिएट करने के लिए, उनको प्रेस करने के लिए वो लोग ये टेल्स लिखा करते थे। इस पोइट्री का जो मेन ट्रेंड था या जो मेन सब्जेक्ट मैटर था वो था किंग आर्थर, जिसे मैटर ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। जिस तरह कोई एक सॉन्ग पॉपुलर होता है या ट्रेंडिंग में होता है तो सब उसके ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसी तरह जब ये रोमांसिस में जो ट्रेंड था ना वो किंग आर्थर पे था। लोगों ने किंग आर्थर को एज अ सब्जेक्ट मैटर रख कर उस पर पोइट्री की। तो ये बेसिकली कंपोज की जाती थी नोबल्स को एंटरटेन करने के लिए। मतलब इस पोइट्री का पर्पज़ ही ये होता था कि किंग्स को, नाइट्स को, नोबल्स को प्रेस किया जा सके। ये उनके लिए लिखी जाती थी। जो कॉमन पीपल थे उनसे इनका कोई लेना देना नहीं था। तो इस कैटेगरी में जो 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो है आर्थर एंड मेरलिन, और नेक्स्ट वर्क है मोर्टे डी आर्थर। ये किसने लिखा था? सर थॉमस मैलोरी ने लिखा था।
इसके अलावा द रोमांसेस के अलावा और किस तरह की पोइट्री थी? रिलीजियस पोइट्री थी। इन लोगों ने रिलीजन के बारे में लिखना स्टार्ट किया। वहाँ पर जो मॉन्क्स थे, जो नन्स थी, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। तो रिलीजियस पोइट्री भी बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट थी उस एज के अंदर। रिलीजियस पोइट्री की एग्जांपल्स हैं द ऑर्नुलम, इट मार्क्स द राइज ऑफ इंग्लिश रिलीजियस लिटरेचर। ये वर्क इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रिलीजियस लिटरेचर स्टार्ट हुआ था, ये बेस बना था। नेक्स्ट है द आउल एंड द नाइटिंगेल। ये राउंड अबाउट 1280 में लिखी गई थी और इसके आथर का कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट है द कर्सर मंडी। उसके बाद है क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स मीन्स हिस्टोरिकल टाइप जो लिटरेचर होता है, मीन्स इसके अंदर आप फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है ना उनको आप सीक्वेंस वाइज डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो है लायामन का। उसका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है ब्रूट जो उसने लिखा था 1205 में। तो इसको भी आपने लाजमी मेंशन करना है। नेक्स्ट ये हमने एंग्लो नॉर्मन पोइट्री की बात की है। इसके बाद एंग्लो नॉर्मन प्रोज के ऊपर इस एज में कुछ खास काम नहीं हुआ, पोइट्री ज़्यादा डोमिनेंट रही थी इस एज के अंदर। लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो एनक्रेन विस इसकी एग्जाम्पल है। इसकी भी ऑथरशिप अननोन है, 12th सेंचुरी के अंदर लिखा गया था। अब इस एज में एक और तरह का लिटरेचर सामने आया जिसे आप कह सकते हैं मिरेकल प्लेस या मिस्ट्री प्लेस। अब ये प्लेस छोटे छोटे एक्ट्स होते थे। इन प्लेस का सब्जेक्ट मैटर क्या था? मैन। बेसिकली ये लोग मैन के गिर्द रिवॉल्व करते थे। क्रिएशन ऑफ मैन, हिज फॉल फ्रॉम गार्डन ऑफ ईडन। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इस प्लेस के अंदर डील किया जाता था। नेक्स्ट है मोरालिटी प्लेस। तो जिस तरह आपको नाम से पता चल रहा है कि मोरालिटी प्लेस के अंदर मोरल इश्यूज़ पे बात होती थी। इसके अंदर गुड बैड के ऊपर, विर्चू वाइस के ऊपर, एविल के ऊपर, इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता था। ओके, ये तो हमने अर्ली मिडल एजेस की बात की। अब हम आ जाते हैं एज ऑफ चौसर से, जिसका टाइम पीरियड है 1340 टू 1400। इस एज के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट पोइट है वो है विलियम लैंगलैंड। इनकी डेट है 1332 टू 1400। इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है अ विजन ऑफ पायर्स द प्लॉमैन। ये भी एक स्टाइरिकल वर्क है जिसके अंदर इन्होंने सोसाइटी के डिफरेंट फ्लॉज को मैनिफेस्ट किया और सटायर किया। नेक्स्ट है जॉन गॉवर। इसका वर्क है कन्फेशियो अमांतिस। ये भी एक बड़े इम्पोर्टेंट पोइट है। इन्होंने ये क्लेम किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज भी है ना, उसके अंदर भी आप बहुत अच्छा लिटरेचर लिख सकते हैं। जिस तरह फ्रेंच और लैटिन उस टाइम पे डोमिनेंट लैंग्वेजेस थी, लेकिन इन्होंने प्रूव किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा जा सकता है, और इन्होंने लिखा भी। यहाँ पर मैं आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना कि जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ओल्ड इंग्लिश की बात की ना, तो ओल्ड इंग्लिश जो हमारी आज की मॉडर्न इंग्लिश है ना, जो हम पढ़ते हैं या बोलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। वो इसलिए उस टाइम पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। वो ऐसी लैंग्वेज थी कि वो अगर आप आज सुने तो शायद आपको कभी समझ भी ना आए। तो ओल्ड इंग्लिश और मिडल इंग्लिश जो है, ये मिडल इंग्लिश भी डिफरेंट लैंग्वेज थी। वो भी आज की हमारी जो लैंग्वेज है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। उसके अंदर जो वोकेबलरी यूज़ होती थी, वर्ड्स की जो स्पेलिंग थे, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन थी, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ओके, नेक्स्ट है जेफरी चौसर। तो चौसर का टाइम पीरियड है 1340 टू 1400। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगी डिटेल में। तो चौसर क्या है? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इसे फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है और फाउंडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो ये तो आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अभी इतना ज़्यादा लिटरेचर नहीं लिखा जा रहा था। ज़्यादातर लोग क्या करते थे कि जो फ्रेंच और लैटिन मॉडल्स थे उन्हीं को ट्रांसलेट कर देते थे इंग्लिश में। तो चौसर ने इंग्लिश वोकेबलरी को एनरिच किया, इसके अंदर और वर्ड्स ऐड किए। उसने ही फाउंडेड द आर्ट ऑफ स्टोरी मेकिंग एंड स्टोरी टेलिंग। उसकी जो कैंटरबरी टेल्स है उससे हमें एक स्टोरी नरेशन का मेथड पता चलता है, वे पता चलता है। तो चौसर क्या है? इज सीन एज अ क्रूशियल इन लेजिटिमाइजिंग द लिटरेरी यूज ऑफ मिडिल इंग्लिश व्हेन द डोमिनेंट लिटरेरी लैंग्वेजेस इन इंग्लैंड वर स्टिल एंग्लो नॉर्मन्स, फ्रेंच एंड लैटिन। तो चौसर ने क्या किया कि लिटरेचर के अंदर मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ जो है उसे लेजिटिमाइज़ किया। तो उसने मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज का बेस्ट डिस्प्ले जो था, बेस्ट मैनिफेस्टेशन अपनी लिटरेचर के अंदर दिखाई। अब चौसर का जो टाइम पीरियड है ना, उसको 3 मेन पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है फ्रेंच, देन लैटिन एंड देन इंग्लिश। अब उसका जो स्टार्ट का लिटरेचर है ना, उसमें आपको फ्रेंच इन्फ्लुएंस नज़र आएगा। मीन्स वो क्या करता था कि फ्रेंच जो मॉडल्स हैं उनको ट्रांसलेट करता था। नेक्स्ट में लैटिन, उसने फिर क्या किया कि लैटिन लैंग्वेज का जो इन्फ्लुएंस है ना, वो आपको उसकी राइटिंग के अंदर नज़र आएगा। मीन्स लैटिन रेफरेंसेस,
या लैटिन लैंग्वेज का कहीं ना कहीं यूज़, या लैटिन को ट्रांसलेट किया उसने। जो थर्ड है ना वो उसका प्योर इंग्लिश पीरियड है। इसके अंदर इसने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में खुद से चीज़ें ऐड की, खुद से लिटरेचर लिखा, बिना ये कि वो किसी ओल्ड वर्क को इमिटेट करता। इसके मेजर वर्क क्या हैं? द रोमन ऑफ द रोज। अब मैंने उसको आपको बताया कि उसका जो फर्स्ट है उसमें उसने फ्रेंच मॉडल्स को ट्रांसलेट किया, तो ये उसी की एग्जांपल है। एक फ्रेंच वर्क था ली रोमन डी ला रोज, जिसे उसने ट्रांसलेट किया था और उसका नेम उसने रखा था दी रोमन ऑफ द रोज। नेक्स्ट है द बुक ऑफ डचेस, नेक्स्ट कंप्लेंट इनटू पिटी, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ट्रॉयलेस एंड क्रीसाइड, ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट पोइम है। द स्टोरी ऑफ जिसेल्डा, द हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गुड वुमन, एंड द लास्ट वन इज द कैंटरबरी टेल्स। और कैंटरबरी टेल्स इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसे आप आगे जाके पढ़ेंगे भी, जो उसकी मिडिल इंग्लिश की बेस्ट एग्जांपल है। इसके अंदर उसने काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई, उसने स्टोरी टेलिंग की टेक्निक बताई, जिससे आगे जाके ड्रामास के अंदर ये नरेशन की टेक्निक यूज़ हुई। इसके अलावा इसने हमें करेक्टराइजेशन बताई कि करेक्टर्स को किस तरह से डिस्प्ले किया जाता है। तो इस लिहाज से कैंटरबरी टेल्स उसका एक इंपॉर्टेंट वर्क है, और जो उसको फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है वो उसके इसी वर्क की वजह से कहा जाता है। नेक्स्ट है द जॉन विक्लिफ। इनका टाइम पीरियड है 1324 टू 84। ये बेसिकली एक मॉन्क थे, एक रिलीजियस फिगर थे। इन्होंने इनके बारे में फेमस इनका जो टाइटल है वो है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, क्योंकि इन्होंने ना रिलीजियस पे बहुत ज़्यादा काम किया। ये इंग्लैंड के अंदर रिलीजियस पे बड़ी ज़्यादा रिफॉर्मेशन लेकर आए, एक चेंज लेकर आए, जिसे हम इनकलाब कहते हैं आसान लैंग्वेज में। इन्होंने ट्रांसलेट किया बाइबल को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। मीन्स मैंने आपको बताया कि ये पहले बड़े रिलीजियस फिगर थे। इसके अलावा इंग्लिश चर्च की रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई इनकी सुपरविजन में। मीन्स मैंने आपको बताया कि ये रिलीजन में ना इनकलाब लेकर आए थे, चेंज लेकर आए थे। इन्होंने जो उस टाइम का इंग्लिश चर्च है वो ना बहुत ज़्यादा करप्ट था, कुछ उनकी ऐसी चीज़ें थी, थ्योरीज थी जो इनको पसंद नहीं थी, तो इन्होंने उनको निगेट किया और प्रोटेस्ट किया उनके अगेंस्ट। नेक्स्ट है ट्रेवल्स ऑफ सर जॉनसन मैंडेविल, या जिसे आप मैंडेविल ट्रेवल्स भी कहते हैं। ये भी ट्रांसलेशन है फ्रेंच वर्क की, जिसकी एग्जैक्ट डेट तो हमें नहीं पता, लेकिन ये भी राउंड अबाउट 1377 में लिखा गया। अभी सेज की मेन कैटेगरीज क्या हैं? पोइट्री सर्व्स एज मेन जोनरा। मेन किस जोनरा के ऊपर काम हुआ? पोइट्री के ऊपर। मैंने आपको जैसे प्रीवियस बताया कि पोइट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ। अगर आपको जोनरा का मतलब नहीं पता तो इस पर मेरी एक अलग से वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिएगा। प्रोज गेट्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन इंग्लैंड। अब नेक्स्ट, ड्रामा बिगेन इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट्री, मिरेकल प्लेस एंड मोरालिटी प्लेस। सॉरी, तो क्या है कि ड्रामा की भी बेस बना दी गई। जैसे मिरेकल और मोरालिटी प्लेस जो थे ये छोटे छोटे एक्ट्स थे, तो ड्रामा भी स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, लव, रिलीजन, लॉयल्टी टुवर्ड्स मदरलैंड आर द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ दीज राइटर्स। उन राइटर्स का मेन सब्जेक्ट क्या था? कंट्री, मदरलैंड, लॉयल्टी, सिंसेरिटी, रिलीजन, पैट्रियटिज्म, लव। तो ये इस एज के मेन सब्जेक्ट्स थे। नेक्स्ट, 1362 के अंदर इंग्लिश को डिक्लेयर कर दिया गया लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड कोर्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। 1362 के अंदर इंग्लिश को कोर्ट एंड लॉ की लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। इससे जाहिर है जब वहाँ पर ये लैंग्वेज बोली जाने स्टार्ट हो जाएगी तो लिटरेचर पे भी काम होगा। नेक्स्ट, ब्लैक डेथ। एक्चुअली ये वहाँ पर ब्लैक का टाइम पीरियड था, वहाँ पर बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। अबाउट 1/3 पॉपुलेशन जो है इंग्लैंड की वो इस प्लेग की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो इसका ईयर क्या था? 1348 टू 1349। नेक्स्ट, विलियम कैक्सटन एस्टैब्लिश्ड प्रिंटिंग प्रेस इन 1476। अब पहले क्या था? पहले सिर्फ लिटरेचर जो है ना वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में लिखा जाता है, मीन्स हाथ से लिखी गई बुक्स होती थी, और उस टाइम ना बहुत ज़्यादा महंगी बुक्स मिलती थी। तो जब ये प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश हो गई 1476 के अंदर, तो उसके बाद बुक्स जो है वो कंपोज होना स्टार्ट हो गई। तो ये भी लिटरेचर के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। नेक्स्ट है एरा ऑफ मीडियोक्रिटी, या जिसे हम डार्क एजेस भी बोलते हैं, 1400 टू 1500। अब इस टाइम पीरियड में क्या हुआ? इसके अंदर ना लिटरेचर के अंदर बिल्कुल डिक्लाइन आ गया। अब चौसर जैसा कोई भी जीनियस इस एज में पैदा नहीं हुआ, इसलिए इसको हम बेसिकली डार्क एजेस कहते हैं। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कुछ भी ज़्यादा काम नहीं हुआ। जो छोटे मोटे पोइट्स आए चौसर के बाद, उन्होंने ना चौसर को ही फॉलो किया, मींस उसी के ट्रेंड्स को, उसी के सब्जेक्ट मैटर को, उसी की पोइट्री को फॉलो किया। कुछ भी नया खुद से क्रिएट नहीं किया जा सका जो कि वर्थ मेंशनिंग हो। तो इस वजह से इस एज को डार्क एजेस भी बोला जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जैसा कि हमने PPSC की प्रेपरेशन सीरीज स्टार्ट की है, तो नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे होगी। हम लोग एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन एज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर एंग्लो नॉर्मन एज तक जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं
पीपीएससी के लिहाज से या जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। आपको लिटरेचर से रिलेटेड, लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड और पीपीएससी की प्रिपरेशन से रेलिवेंट काफ़ी कंटेंट इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल से कनेक्टेड रहें। आपको इस आज के लेक्चर में कोई एम्बिग्यूटी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।